हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि वह फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता हो उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलो देखते भाई, इसका डेफिनेशन देखते हैं। फ्रिक्शन is a force. Friction is a force which oppose the relative motion. ठीक है, मतलब वह फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट अपन इसका डेफिनेशन लिख लिया कि फ्रिक्शन क्या एक फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो फ्रिक्शन फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, रही बात कि सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दो चीज होना चाहिए। क्या क्या? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए इसके पास? डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड तो अपन समझ जाएंगे, कोई वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा। बट डायरेक्शन क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स का? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू मोशन। ठीक है, मोशन के जस्ट अपोजिट किसका डायरेक्शन होता है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, या फिर अपन थर्ड पॉइंट में इसके डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि it acts along tangentially it acts along tangentially, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ देखते फिर से लिखते हैं it acts tangentially along contact। ठीक है, इस लाइन का अपन फील लेते हैं कि अपने को कहना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे अपने पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रखा, m मास का अपन ने ऑब्जेक्ट रखा और बोल रखा है कि ये अपने पास इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बनाना हो, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन शो करना हो, तो ये कैसा होगा? टेंजेंशियली होगा। किधर? अलोंग कांटेक्ट, जहां पे कांटेक्ट होगा। सबसे पहली बात, इस भी के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। और इसको शो कैसे करेंगे? ये ऐसे। ठीक है, मतलब जहां पर कांटेक्ट है इस सरफेस और इस अपने पास ऑब्जेक्ट में, जहां पर कांटेक्ट है वहीं से हम टेंजेंशियली शो करेंगे किसको? फ्रिक्शन फोर्स को, और लिखेंगे स्मॉल f से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कि फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा शो कैसे करेंगे? टेंजेंशियली शो करेंगे। और कहाँ से शो करेंगे? जहां पर सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चौथी अपन लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f एंड नंबर फर्स्ट SI यूनिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू न्यूटन। ठीक है, समझ में आया? अभी तक जितना भी एनएलएम के न्यूमेरिकल किए थे
उन सब में अपन एक बात लिखे थे कि सरफेस कैसा होगा, फ्रिक्शनलेस, मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं था, बट फ्रिक्शन में जो भी न्यूमेरिकल करेंगे वो सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं होगा, ठीक है, उस सरफेस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, गॉट इट क्लियर? ओके, नोट करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करो इतनी बातें। चलो, होपफुली हो गया होगा, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली अपने पास बेसिकली, ठीक है, दो टाइप के फ्रिक्शन की बात करेंगे, ठीक है, अपन बेसिकली दो टाइप्स के फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं। पहला फ्रिक्शन होगा अपने पास, उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा अपने पास जो फ्रिक्शन होगा उसे हम बोलेंगे काइनेमेटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। पहले को अपन बोले स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। और स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन शो करेंगे एफ एस से और काइनेटिक फ्रिक्शन शो करेंगे एफ के से, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन शो करेंगे स्मॉल एफ, बेस में एस लिखेंगे और इसके बेस में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। रही बात कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन कब जनरेट होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कब जनरेट होता है, ठीक है, मतलब किसी बॉडी में कब स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है और कब काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है, इसके ऊपर डिस्कस करें। तो जब अपने पास बॉडी के पास रिलेटिव मोशन हो, जब बॉडी रिलेटिव मोशन में हो, तो उस टाइम बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जब अपने पास रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन इज देयर, जहां पर रिलेटिव मोशन होगा वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। रही बात कि सर अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा, अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों कब आता है, जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट में हो, जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट में हो और मूव करने ही वाला हो। समझने की कोशिश करना, अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब बॉडी मोशन में हो, जब बॉडी मोशन में, उस टाइम उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का फील क्या है कि जब बॉडी रेस्ट में हो, जब बॉडी रेस्ट में हो, तो क्या उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, जब बॉडी रेस्ट में हो और उसके ऊपर अगर वो मूव करने ही वाला हो, अगर बॉडी ये रेस्ट में है और ये मूव करने ही वाला है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बात समझने की कोशिश करना कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, उसके पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर बॉडी रेस्ट में हो और वो मूव करने ही वाला हो, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। गॉट इट क्लियर? अब तब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, when tendency of relative motion, when tendency of relative motion is there, जहां पर टेंडेंसी मोशन, when टेंडेंसी मतलब रिलेटिव मोशन होने की संभावना हो, वहां पे क्या मिलेगा अपने पास, स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा। बात समझा? मतलब बॉडी रेस्ट में हो और मूव करने वाला हो, उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मूव कर रहा है उस टाइम जो उसके ऊपर फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। गॉट इट क्लियर? ओके, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे किसके अबाउट, काइनेटिक फ्रिक्शन के अबाउट, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के अबाउट अपन पढ़ेंगे, जिसको स्मॉल एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, अब समझो ध्यान से, एफ के किसी बॉडी का
काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, जब वह मोशन में हो। दूसरी बात, उसका फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके नॉर्मल हो, ठीक है। मतलब किसी बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन उस बॉडी पे लगा नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसी मूविंग बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन उस बॉडी के ऊपर लगा नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे हम लोग तो मिलेगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। अब रही बात सर एफ के, तो हमें पता है कि एफ के क्या है भाई साहब अपने पास यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। एन क्या है नॉर्मल फोर्स है, एन क्या है नॉर्मल फोर्स है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट लगता है, ठीक है। रही बात एक नया सिंबल दिख रहा है अपने को म्यू के, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ, चलो नोट करो। ठीक है। और अपने पास ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। जो अपने पास सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन देगा वो वही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू अपने पास जो मिलेगा वो एक्सपेरिमेंटली रहेगा, ठीक है। मतलब बोल देगा क्वेश्चन में कि भैया ये सरफेस खुद रहा है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटली है। तीसरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस which are in contact, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि बॉडी किस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे पहले कांस्टेंट होता है। दूसरी बात ये एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किया होता है कि इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। दूसरी बात, ये डिपेंड किस पे करेगा, उस सरफेस पे डिपेंड करेगा जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। गॉट इट क्लियर? चलो इतनी बातें नोट कर लिए, ठीक है। अब करते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जिससे ये टॉपिक और क्लियर होगा अपना, ठीक है। ओके, प्यार प्यार न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या ये म्यूके का कुछ यूनिट होगा? इसका कुछ यूनिट होगा? नहीं, दिस इज यूनिटलेस, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया फोर्स का भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, तो न्यूटन बाय न्यूटन खत्म हो जाए कहानी, ठीक है। ओके, होपफुली इतना हो गया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और बोल रखा है ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, ये सरफेस रफ है और इसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। और बोल रखा है कि सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये 0.2 है, ठीक है। इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रखा 10 kg का, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रखा अपन ने कितने kg का? 10 kg का। और ये ऑब्जेक्ट मान लो और इस पे अपन ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। इस 10 kg के ऑब्जेक्ट पे अपन ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड, चलो फ्रिक्शन फोर्स जो अपन ने लिख लिया,
काइनेटिक फ्रिक्शन। आपसे क्या पूछ रखा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लिखा? तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरी बात पूछ रखा आपसे कि भाई साहब निकाल लो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकालो कि अगर इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है इधर मूव करेगा, तो कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा ये निकालना है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का? एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अच्छा, अभी तो अपन ने नॉर्मल फोर्स निकाला नहीं, इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर का जो सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा और इसका जस्ट नीचे की एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? m इंटू जी, मतलब 10 इंटू। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है टेक स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एफ के इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू के, नॉर्मल हो जाएगा m इंटू जी, ठीक है भाई। ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी, इसको बैलेंस करेगा तो n की जगह एम जी लिख सकते हैं। देन एफ के इक्वल टू म्यू के आपको दिया है 0.2, मास दे रखा आपको 10 kg और जी भी कितना 10। आपको फ्रिक्शन फोर्स मिल गया कितना? देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना मिल गया भाई? ये मिल गया आपको कितना? ये 2 इंटू 10 मतलब 20 न्यूटन। क्या मिला? 20 न्यूटन, ठीक है। आपको फ्रिक्शन फोर्स क्या मिल गया? 20 न्यूटन, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आया? तो ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर क्या निकालना? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंशियली अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब देखो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन लग रहा है, और अप्लाइड फोर्स भी कितना है? 20 न्यूटन है। तो क्या ये बॉडी कहीं मूव करेगा? तो सेकेंड आंसर क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इस पे अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है और फ्रिक्शन फोर्स भी 20 न्यूटन है, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी कहीं मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए दूसरी बात, क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन था? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है। ये क्वेश्चन था किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। अब इसको अपन चेंज कर लेते क्वेश्चन को, पहले तो लिख लो। एक्चुअली ये अपन गलत न्यूमेरिकल दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ कम करना चाहिए था। यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन को दोनों इक्वल आ गया, लेकिन बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चेंज करेंगे, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, अभी स्टैटिक पढ़ेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये रेस्ट में बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। चलो नोट करो इसको, अभी समझते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं इसी का, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, क्वेश्चन जो का त्यों रखते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये चेंज करते हैं हम लोग, क्या करें। हाँ, ये जो फोर्स है इसको अपन कम करते हैं, ठीक है। चलो इस मास को भी चेंज कम कर लेते हैं, ठीक है। ये फोर्स और इस मास दोनों को कम करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट अपने पास है, वो 4 kg का है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने kg का है? 4 kg का है, ठीक है। और इस पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, और क्वेश्चन वही है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है। ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स, अपन ने इसमें फोर्स लगाया है। किस पे लगाया है? 4 kg में। चलो पहला क्वेश्चन है ये, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। तुम क्या बोलोगे सर? म्यू के इंटू एन, देन एफ के इक्वल टू म्यू के, और नॉर्मल फोर्स क्या लिखोगे? एम इंटू जी। देन एफ के इक्वल टू म्यू के कितना होगा तेरा? 0.2, मास कितना? 4 kg, जी कितना लेना है? 10। देन फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा आपको कितना? ये 0.88 न्यूटन, ठीक है। कितना मिला? 8 न्यूटन, श्योर। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है कितना? 8 न्यूटन का। अब देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा या इधर जाएगा? तुम बोलोगे इन दोनों फोर्स में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा
उधर अपने पास 4 kg, सॉरी उधर मास क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो क्या 10 न्यूटन बड़ा है 8 न्यूटन? आंसर होगा सर 10 न्यूटन बड़ा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट सिंपल बात है, इसका एक्सीलरेशन डायरेक्शन इधर ही होगा। क्या ऑब्जेक्ट कितने फोर्स से अपने पास मूव करेगा? 2 न्यूटन से। क्यों? क्योंकि आप नेट फोर्स निकालोगे और नेट फोर्स क्या होगा, बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस करते हैं, देन 2 न्यूटन। अब निकालो F इक्वल टू m इंटू के लगा लो, नेट फोर्स कितना है 2, मास कितना है 4, एक्सीलरेशन निकाल लो, एक्सीलरेशन मिल जाएगा क्या 2/4, इट मीन्स 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। हो गया, जल्दी छापो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर ऐसा है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये अपने पास सरफेस है और ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। ठीक है, और इस रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.3। ठीक है, अगर यही फ्रिक्शन लेस सरफेस होता तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0 होता। ठीक है, चलो इस यहाँ पे अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया और बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 kg है और इस पे अपन ने लगा रखा है 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, कहानी वही पूछ रखा है कि फाइंड नंबर फर्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन। आप सबसे पहले निकालो कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। दूसरी बात निकालो आप कि बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, दो बातें पूछ रखा है क्वेश्चन में। लेट्स चेक। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ, और बोल रखा है कि भाई साहब जी लेना, वो कितना लेना 10 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला Fk इक्वल टू म्यू के इंटू एन, देन Fk इक्वल टू म्यू के, एन की जगह पर m इंटू जी, देन Fk इक्वल टू म्यू के कितना बोलो 0.3 और m कितना बोलो 10 kg और g कितना 10, देन Fk की जगह कितना तुम्हारा बोलो, ये 3 10 में 30, तो 30 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। और डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर, मतलब यहाँ से मिल गया तुम्हें 30 न्यूटन। अब देखो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स, एक 100 न्यूटन का इधर और 30 न्यूटन का इधर, मतलब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा विथ 20 न्यूटन और इसका एक्सीलरेशन भी इधर होगा। लगा लो फॉर्मूला F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F जो होगा वो नेट फोर्स होगा कितना 70, मास पता है 10 और एक्सीलरेशन निकालो, आंसर आएगा कितना, ये बॉडी मूव करेगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इतने एक्सीलरेशन से। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से
आगे बढ़ते हैं और प्यारे प्यारे स्निपेट करेंगे हम लोग। हो गया, जल्दी छापो, जल्दी छापो, छापने में एक्सपर्ट, छाप लो जल्दी से। पता है बहुत तो सुस्त होंगे तुम लोगों में, वो क्या करते होंगे, स्क्रीनशॉट लेते होंगे धाए धाए ऐसे, ठीक है। चल ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अपने पास ये कोई रफ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है। अगर रफ सरफेस है, सिंपल सी बात, इसका कुछ ना कुछ क्या दिया होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा। तो अपन को यहाँ दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वह दे रखा है 0.3। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास मान लो 4 kg है, और यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, अप्लाइड फोर्स कुछ ऐसे लगा हुआ है, और उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 10√2 न्यूटन। और जो फोर्स अप्लाइड किया गया है ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर रखा गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। अब पूछ रखा है आपसे कि फाइंड नंबर फर्स्ट, वही कहानी, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। दूसरी बात, बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा। तीसरी बात, नॉर्मल फोर्स कितना होगा। ये सब पूछ रखा आपसे, ठीक है। चल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट ब्रेक करो। तो ये इधर फोर्स आएगा, कितना आएगा वो, F cos 45। कंपोनेंट में ब्रेक करना आप सीख चुके हो, ठीक है। इस F का 2 कंपोनेंट होगा, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस में F cos 45, y एक्सिस में F sin 45, ठीक है। दूसरी बात, चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, इस 4 kg का एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस पे एक फोर्स इधर प्योर कितना, F cos 45 डिग्री, एक फोर्स ऊपर क्यों कितना, F sin 45 डिग्री, और ये फोर्स क्या होगा, ये जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा N, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगा दिया, N लगा दिया, और इसका नीचे के अपने पास एक फोर्स आएगा M इंटू जी, मतलब 4 इंटू जी। और क्वेश्चन में बोल रखा आपसे कि भाई साहब टेक स्मॉल जी इज टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या इस 4g को ये दोनों बैलेंस करेंगे, यस, लिखेंगे n प्लस f साइन 45 इक्वल टू 4 इंटू जी, ठीक है। आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है, फोर्स दे रखा है कितना, 10√2, देन 10√2 साइन 40 की वैल्यू बाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 इंटू 10, देन √2 खत्म हो गया, देन n प्लस 10 इक्वल टू कितना आया, 40, देन नॉर्मल फोर्स आपको मिल हो गया 30 न्यूटन। मतलब जो क्वेश्चन में 3rd नंबर पूछा था उसको बोलो फर्स्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है, महान आदमी, ठीक है, ये मिल गया। ओके, अब आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, Fk इक्वल टू म्यू के इंटू एन, देन Fk इक्वल टू म्यू के आपको दे रखा है 0.3, और नॉर्मल फोर्स आपको पता चल गया 30 न्यूटन,
देन एफ के मतलब फ्रिक्शन फोर्स आ गया 9 न्यूटन। सही है, ठीक है। चलो अब क्या फाइंड करना है, बॉडी का एक्सीलरेशन। तो देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट पे, इस 4 kg के ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इधर लग रहा है F cos 45 और इसका फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट लगेगा, कितने न्यूटन का, 9 न्यूटन का। ठीक है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट में एक और फोर्स है, कितने का, 9 न्यूटन का। और ये फोर्स कितना है देखो, F बोले तो 10√2 और cos 45 बोले तो 1/√2, ये उपाच हो गया, बचा गया 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन उधर की ओर और 9 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा 10 - 9 मतलब 1 न्यूटन। अब तेरे को एक्सेलेरेशन चाहिए, फटाक से हाँ निकाल ले, यहाँ पे कहीं भी निकाल लो यार। यहाँ देखो F = मास इंटू एक्सीलरेशन, देन फोर्स 1, मास तेरे को पता है 4 और एक्सेलरेशन A फाइंड करेगा तो 1/4, इट मीन 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 3rd, ये 3rd आंसर था और ये 1st आंसर और ये 2nd आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। होपफुली काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आया, अब कल पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन छाप लो, एक प्यारा सा नोट्स बनाना, उसको मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, PDF बना के। ठीक है, चलो हैव ए नाइस डे।